हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइटेड। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नामकरण शुरू करने वाले हैं। नामकरण, नोमेनक्लेचर, 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 नामकरण। देखिए, नामकरण की अगर हम बात करें तो नामकरण अपने पास यहाँ पे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य नामकरण जिसको बोलते हैं कॉमन नेम, इसका दूसरा नाम है रूढ़ पद्धति। अच्छा, सेकंड नामकरण आता है व्युत्पन्न नाम, और तीसरा आती है पद्धति आती है आईपीसी नाम। ओके, तो नामकरण तीन प्रकार से किया जाता है। सामान्य नाम दिए जाते हैं कंपाउंड के, व्युत्पन्न नाम दिए जाते हैं और आईपीसी नाम दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आईपीसी पद्धति, आईपीसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसे जेनेवा पद्धति भी कहते हैं। ठीक है। सामान्य नामकरण, अगर हम सामान्य नामकरण की अगर हम बात करें तो इसे रूढ़ पद्धति भी कहते हैं। और रूढ़ पद्धति हमें इसके अंदर चार तरीके से नाम दिए जाते हैं। एक तो प्राप्ति स्रोत के आधार पर, दूसरे गुणों के आधार पर, तीसरा खोजकर्ता के आधार पर दिए जाते हैं, और 4 नंबर में है यौगिकी संरचना के आधार पर। ओके, अब यौगिक की संरचना अपने पास क्या होती है? दो प्रकार के, हाइड्रोकार्बन और दूसरा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो यौगिक की संरचना दो प्रकार की होती है, एक तो हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होता है? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे किया जाता है, दूसरा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का नामकरण कैसे किया जाता है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसके अंदर आते हैं एल्केन। क्या आएगा? एल्केन। एल्केन मतलब है कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाए जाते हैं? सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? उसे हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, इसको अपन ऐसे बता सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसके अंदर कौन आएगा? एल्केन आएगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है या फिर कार्बन कार्बन के बीच के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, कम से कम एक द्विबंध या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के आधार पर हम उनको दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगी? एक तो हो जाएगी एल्कीन और दूसरा क्या हो जाएगा? एल्काइन। ठीक है। एल्कीन और एल्काइन का नामकरण हम यहाँ पे कर सकते हैं। एल्कीन क्या होती है? कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है तो वो एल्कीन होगा। ओके, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा कम से कम एक, तो उसे क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का नामकरण दो सिस्टम के द्वारा किया जाता है, सिस्टम ए और सिस्टम बी, जिन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अब दूसरा अपने पास है व्युत्पन्न नामकरण। ऐसे व्युत्पन्न नामकरण को डेराइव नाम भी कहते हैं इसे नेम, और व्युत्पन्न पद्धति होती है और इसमें उत्पत्ति के आधार पर नाम दिए जाते हैं। जिनसे उत्पत्ति हुई उसी के आधार पर उस पर नाम दिए जाते हैं। आईपीसी नाम रजिस्टर्ड नाम होते हैं। ठीक है। और इसका जो नामकरण किया जाता है रजिस्टर्ड होता है, जैसे आपका नाम इस विद्यालय के अंदर नोट होता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार आईपीसी रजिस्टर्ड नाम होते हैं। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। हाँ, देखिए, अब हम नामकरण की तीन पद्धति अपने पास है। एक तो रूढ़ पद्धति है, दूसरी व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी क्या है? आईपीसी पद्धति है। ठीक है। अगर हम बात करें कि सामान्य नामकरण और आईपीसी नामकरण, ये तो 11th और 12th दोनों के अंदर है। ठीक है। डेराइव पद्धति है, व्युत्पन्न पद्धति है दूसरी, वो केवल 11th क्लास के अंदर है। ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे सामान्य नाम। क्या पढ़ने वाले हैं? सामान्य नाम, कॉमन नेम, कॉमन नेम। अच्छा, इसका दूसरा नाम एक और है, इसे अपन रूढ़ पद्धति भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? रूढ़ पद्धति। क्या नाम है इसका? रूढ़ पद्धति। ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं कि जो नाम होते हैं वो सरल होते हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार से नियमबद्ध नहीं होने की वजह से उन्हें अलग अलग याद रखना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास है, सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर क्या करेंगे हम, इनके नाम सरल होते हैं परंतु नियमबद्ध
नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण इन्हें अलग अलग याद करना पड़ता है, अलग अलग याद रखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राप्ति स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? प्राप्ति स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर देखने वाले हैं? प्राप्ति स्रोत के आधार पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले योगी, यहाँ पे मैं लिखूंगा यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र। ठीक है, और यहाँ पे अपन लिखेंगे उसका यौगिक का सामान्य नाम, और यहाँ पे लिखेंगे उसके प्राप्ति स्रोत, उस यौगिक को कहाँ से प्राप्त किया गया होगा, सबसे पहले कहाँ प्राप्त किया गया होगा। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले अपन कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लो कि CH4 है। ठीक है, CH4 को इसका सामान्य नाम होता है मार्स गैस। CH4 का सामान्य नाम क्या होता है? मार्स गैस होता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मार्स, इसको मार्स को हिंदी में बोलते हैं दलदल। इसलिए सबसे पहले कहां से प्राप्त किया गया था? इसे दलदल से प्राप्त किया गया था। मार्स गैस को सबसे पहले दलदल से प्राप्त किया गया था। जैसे मान लो कि दलदल है, उसको लकड़ी से हिलाते हैं तो दुर्गंध आती है, तो वो दुर्गंध होती है वो किसकी होती है? मार्स गैस की होती है। ठीक है, नए कंपाउंड की अगर हम बात करें कि जैसे मान लो कि अपने पास क्या है? CH3OH। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कास्ट स्प्रिट, इसका सामान्य नाम होता है। और ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। इसको पूरा ना लिख करके इतना लिख देते हैं, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जैसे C2H5OH, इसका कॉमन नाम होता है, जो सामान्य नाम आप सभी प्रचलित नाम है इसको तो क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। और इसको सबसे पहले अगर हम बात करें, इसको अन्न से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसको बोला जाता है अन्न अल्कोहल। क्या बोला जाएगा? अन्न अल्कोहल। तो इसे किससे प्राप्त किया गया था? सबसे पहले अन्न के किण्वन से सबसे पहले अन्न को क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है, गलाया जाता है जीवाणु की मदद की सहायता से, और उसके बाद में क्या बन जाती है? शराब बन जाती है, अल्कोहल बन जाती है। तो C2H5 को सबसे पहले अन्न से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अन्न अल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास है HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलेंगे? फॉर्मिक अम्ल। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल होता है फॉर्मिका लाल चींटी से प्राप्त किया गया था। फॉर्मिका लाल चींटी से प्राप्त किया गया था, उसके भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट कंपाउंड अपने पास है CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को सबसे पहले सिरके से प्राप्त किया गया था। किससे प्राप्त किया गया था? सिरके से। अच्छा, सिरका क्या होता है? एसिटम होता है, विनेगर। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखेंगे, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है? 3 कार्बन का है, CH3, CH2 एंड COOH। इसको कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक अम्ल। अगर हम बात करें प्रोपियोनिक अम्ल की, तो ये दूध के उत्पाद से प्राप्त किया गया है, यानी कि दूध और दूध के उत्पादों में पाया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड अपने पास है 4 कार्बन का एसिड है, जैसे मान लो 1, ये 2 दूसरा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन। अच्छा, 4 कार्बन होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ब्यूटेरिक अम्ल।
अम्ल कहेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूटेरिक अम्ल। अगर हम बात करें 5 कार्बन वाले को, तो एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये क्या हो गया? 5 कार्बन है। अच्छा, 5 कार्बन को बोलते हैं वेलेरिक अम्ल। वेलेरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? वेलेरिक अम्ल। तो देखेंगे अपने पास क्या है कि एक कार्बन का एल्कोहल था, उसे तो सामान्य नाम क्या है? कास्ट स्प्रिट है। उसे लकड़ी के भंजकासन से प्राप्त किया गया था। 2 कार्बन का एल्कोहल था, उसे अन्य एल्कोहल कहते हैं क्योंकि अन्य के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। एक कार्बन का एसिड है तो क्या बोलेंगे इसको? फॉर्मिक अम्ल। और 2 कार्बन का एसिड है तो क्या बोलेंगे इसको? एसिटिक अम्ल कहेंगे। 3 कार्बन का एसिड है तो क्या बोलेंगे? प्रोपियोनिक अम्ल कहेंगे। और 4 कार्बन का एसिड है तो ब्यूटेरिक अम्ल कहेंगे। और 5 कार्बन का एसिड है तो क्या बोलेंगे उसे? वेलेरिक अम्ल। अच्छा, ब्यूटेरिक अम्ल, इसको सबसे पहले किससे प्राप्त किया गया था? बटर से प्राप्त किया गया था। बटर का मतलब होता है मक्खन। किससे प्राप्त किया गया था? इसे मक्खन से प्राप्त किया गया था। बटर मतलब क्या है? मक्खन से प्राप्त किया गया। वेलेरिक अम्ल, 5 कार्बन का एसिड को क्या बोलते हैं? वेलेरिक। इसे वेलेरियम पौधे से प्राप्त किया गया था। वेलेरियम पौधे से, इसे सबसे पहले वेलेरियम पौधे से प्राप्त किया गया था। इसे प्राप्त किया गया था? वेलेरियम पौधे से प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि अब अपने पास क्या है कि और भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका हम क्या देखने वाले हैं? यौगिक के सामान्य नाम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स और होते हैं, जैसे यूरिया होता है। यूरिया को सबसे पहले कहां से प्राप्त किया गया था? ठीक है, और भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो अपने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे अपन लिख लेते यौगिक का सूत्र, इधर क्या लिख रहे थे? यौगिक का सूत्र, और यहाँ पे उसका सामान्य नाम, और इधर क्या लिख रहे थे? प्राप्ति स्रोत, उसका प्राप्ति स्रोत। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड है NH2CO NH2 और CONH2 को क्या बोलते हैं? यूरिया कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यूरिया। ये सामान्य नाम है, इसको क्या बोलते हैं? यूरिया। अच्छा, यूरिया को सबसे पहले मूत्र से प्राप्त किया गया था, यूरिन से प्राप्त किया गया था। किससे प्राप्त किया गया था? यूरिन से प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास ये कंपाउंड है। अगर हम बात करें और कंपाउंड्स और होते हैं अपने पास, जैसे कि अपने पास क्या है कि मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दी। क्या लगा दी मैंने? बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग से मैंने जोड़ दिया एमाइड समूह इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ लगा दिया CH2 और यहाँ लगा दिया COOH। इसको बोला जाता है हिप्पूरिक अम्ल। क्या बोला जाता है? हिप्पूरिक अम्ल कहा जाता है। अच्छा, हिप्पूरिक अम्ल हिप्पो एक वर्ड होता है जो दरियाई घोड़ा होता है। क्या होता है? हिप्पो। मतलब ये हिप्पोस से प्राप्त किया गया था सबसे पहले। हिप्पोस से प्राप्त किया गया था। और हिप्पोस क्या होता है? एक दरियाई घोड़ा होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले इसको हिप्पोस से प्राप्त किया गया था। किससे प्राप्त किया गया था? इसे हिप्पोस से प्राप्त किया गया था। ठीक है, और जो हिप्पोस है उसके कौन से पार्ट से प्राप्त किया गया था? हिप्पोस के मूत्र से प्राप्त किया गया था। जो ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है हिप्पूरिक अम्ल, सामान्य नाम है। और ये हिप्पोस के मूत्र से, यानी कि दरियाई घोड़ा, इसको क्या बोलते हैं? दरियाई घोड़ा। क्या बोलेंगे इसको? दरियाई घोड़ा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट और कुछ कंपाउंड अपने पास है। काम कीजिए, आप इनको पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, कुछ कंपाउंड्स हो गए जो अपने 11th में तो काम में आते ही आते हैं, पर इसके अलावा उन क्लास के अंदर भी काम में आते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके लिए ट्रिक बता रहा हूँ आपको, तो वो ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ओमेस गैप्स। क्या ट्रिक है बताना? ओमेस गैप्स। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ओ का मतलब होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलेंगे? ऑक्जेलिक एसिड कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है एम को क्या बोलेंगे? एम को बोलेंगे मेलोनिक एसिड। नेक्स्ट है एस को क्या बोलेंगे? सक्सिनिक एसिड।
नेक्स्ट है जी, जी को बोलेंगे ग्लूटेरिक एसिड। नेक्स्ट कौन आएगा अपने पास, ए का मतलब होता है एडिपिक एसिड। क्या बोलेंगे, एडिपिक एसिड। सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए हमारे पास है ऑक्जेलिक एसिड। अगर ऑक्जेलिक एसिड की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर क्या होंगे, 2 कार्बन होंगे मिनिमम। तो कितने कार्बन से शुरू करेंगे, 2 कार्बन से शुरू करेंगे, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, 2 कार्बन लगा दिया और इसको बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन चुका है ऑक्जेलिक एसिड। क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। क्या बन चुका है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्जेलिक संरचना तो बन चुकी है और इसका नाम क्या आ चुका है, इसका ऑक्जेलिक एसिड है। क्या नाम है इसका, ऑक्जेलिक एसिड। तो इनके नाम को अपन यहाँ शो कर सकते हैं, क्या, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसका नाम हम यहाँ पे कहाँ पे शो कर सकते हैं, यहाँ पे। तो मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। क्या बनेगा, मेलोनिक एसिड। अच्छा, मेलोनिक एसिड के अंदर अगर हम बात करें स्ट्रक्चर, तो कार्बन बढ़ा देना है। अच्छा, कितने कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसमें 1 कार्बन और बढ़ा देंगे तो क्या बनेगा, COOH, COOH। 1 कार्बन बढ़ाना है तो क्या करेंगे, CH2 लगा देंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अपने पास ये सक्सिनिक एसिड था, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सक्सिनिक एसिड। ठीक है, सक्सिनिक एसिड। अब क्या करेंगे, मेलोनिक एसिड में तो 3 कार्बन थे, हम क्या करेंगे, इसमें 1 कार्बन और बढ़ा देंगे तो क्या बनेगा, CH2COOH। ये किसका स्ट्रक्चर बन चुका है, सक्सिनिक एसिड का संरचना बन चुका है। नेक्स्ट है ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, सामान्य नाम ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, और यौगिक का सूत्र हम यहाँ लिख रहे हैं। अब जी का मतलब यहाँ पे क्या है, जी का मतलब है ग्लूटेरिक एसिड। अच्छा, कितने कार्बन बनाएंगे, ऑक्जेलिक एसिड था तो ऑक्जेलिक एसिड में 2 कार्बन और 2 एसिड थे। ठीक है, इसे अब मेलोनिक एसिड में क्या करने के लिए क्या किए, 1 कार्बन बढ़ाए, और सक्सिनिक एसिड में फिर से 1 कार्बन बढ़ाए, 4 कार्बन हो गए। अब सक्सिनिक एसिड से ग्लूटेरिक एसिड की संरचना बनानी है, तो इसमें कितने कार्बन है, 4, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर अपने पास, 1 2 3, यहाँ पे कितने हो चुके हैं, 3, और 2 और लाने हैं अपने पास। कितने लाने हैं, 2। इस तरीके से 1 कार्बन में यहाँ अटैच कर देता हूँ, तो COOH इसके वैलेंसी पूरी कर देते हैं, और यहाँ पे क्या देगा, CH2। ये बन चुका है ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिपिक एसिड। किसकी बात करते हैं, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का लिए क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे देखिए कितने कार्बन बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ इसमें एडिपिक एसिड में 6 कार्बन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये इसको क्या कर देंगे, एसिड बना देंगे, और उनको हम जोड़ देंगे और वैलेंसी को क्या कर देंगे, इनकी पूरी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन चुका है एडिपिक एसिड की संरचना। अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्राप्ति स्रोत, इनको कहां से प्राप्त किया गया था। देखिए सबसे पहले है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को सबसे पहले ऑक्जेलस पादप से प्राप्त किया गया था। किससे प्राप्त किया गया था, ऑक्जेलस पादप से प्राप्त किया गया था। अब बात आती है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड क्या होता है कि जो many fruits एंड वेजिटेबल्स इनके अंदर पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, मेलोनिक एसिड पाया जाता है। सक्सिनिक एसिड, अगर हम बात करें सक्सिनिक एसिड से, तो ये सक्सिनिक है, सक्सिनम से लिया गया है, और वो लैटिन भाषा का वर्ड जो जिसका मतलब होता है एबर। तो ये सबसे पहले एबर से प्राप्त किया गया था। तो ये किस में पाया जाता है, एबर में पाया जाता है। अगर हम बात करें एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड पाया जाता है गन्ने के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, गन्ने के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि ओमस गैप है। ओ का मतलब क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड। एम का मतलब क्या होगा, मेलोनिक एसिड। जी का मतलब क्या होगा, सक्सिनिक एसिड। और ए का मतलब क्या होगा, एडिपिक एसिड। ओके, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि 2 बच चुके हैं। एक तो क्या है P और सेकंड क्या है S। इनकी भी स्ट्रक्चर देखेंगे। अब देखते हैं अपने पास क्या है, एक तो P है और दूसरा क्या है S। P का मतलब होता है पॉवेलिक एसिड,
और एस का मतलब होता है सुबेरिक एसिड। इनको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं, अपने पास क्या है, इसका नाम हम पढ़ चुके, इसका पढ़ चुके, इसका पढ़ चुके, बचा अपने पास क्या है, पी और एस। पी का मतलब क्या होगा, पॉमेलिक एसिड, पॉमेलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, एस। एस का क्या होगा, सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड। अच्छा बात आती है कि इसमें कितने कार्बन थे, 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, इसमें कितने कार्बन होंगे, 7 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ लगा देता हूं मैं इस तरीके से कनेक्ट करके, और यहाँ पे COOH, यहाँ पे CH2 एंड CH2। ये स्ट्रक्चर बन चुकी है पॉमेलिक एसिड। किससे प्राप्त कर गया, पॉमेलिक एसिड। अच्छा इसे सबसे पहले फॉर्म से प्राप्त किया गया था, किससे प्राप्त किया गया था, फॉर्म से, इसलिए इसको बोला जाता है पॉमेलिक एसिड। नेक्स्ट अपने पास सुबेरिक एसिड। सुबेरिक एसिड में कितने कार्बन होंगे, इसमें 7 कार्बन है, तो इसमें कितने कार्बन होंगे, 8 कार्बन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लगा दिया मैंने COOH। मिनिमम 2 COH तो होंगे ही होंगे, ठीक है। आप वैलेंसी को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये अपने पास स्ट्रक्चर बन चुकी है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और जो सुबेरिक एसिड होता है, सुबेरिक एसिड, अगर हम सुबेरिक एसिड की बात करें तो ये किस किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है रक्त में पाया जाता है और मलमूत्र के अंदर पाया जाता है, इस, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ और भी यौगिक होते हैं जो प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं, एसिड होते हैं वो, और उनके नाम हमें क्या रखना पड़ता है, याद ही रखना पड़ता है, उनकी स्ट्रक्चर याद रखना पड़ता है, क्योंकि वो किसी भी नियम से नहीं चलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं, अपने पास आता है मैलिक एसिड। क्या आता है, मैलिक एसिड। सबसे पहले क्या आता है अपने पास, मैलिक एसिड। ये है अपने पास मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। हम मैलिक अम्ल की स्ट्रक्चर की बात करें तो मैलिक अम्ल में क्या होगा कि मैलिक अम्ल के अंदर क्या होगा कि 4 कार्बन होंगे इस तरीके से, और 2 एसिड होंगे अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, OH समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, OH समूह। ये संरचना होती है मैलिक अम्ल। क्या होती है, मैलिक अम्ल। अच्छा मैलिक अम्ल को सबसे पहले सेब से प्राप्त किया गया था। किससे प्राप्त किया गया था, सेब से प्राप्त किया गया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला कंपाउंड अपने पास है टार्टरिक एसिड। क्या होगा, टार्टरिक एसिड। अब टार्टरिक एसिड का तो सबको पता है, टार्टरिक एसिड होता है अपने पास, टार्टरिक एसिड की अगर हम बात करें तो टार्टरिक एसिड क्या होता है, टार्टरिक एसिड इमली के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, इमली के अंदर पाया जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो मैलिक अम्ल में तो हमारे पास एक ही OH आएगा, और टार्टरिक एसिड में अपने पास क्या आएगा, दोनों कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, दोनों पे क्या आ जाएंगे, OH समूह आ जाएंगे। 1 2 3 4 कार्बन का बना है, मैंने यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया OH, ठीक है। यहाँ पे H और यहाँ पे H, COOH और COOH। टार्टरिक एसिड किससे प्राप्त की गई थी, इमली से प्राप्त की गई थी। सबसे पहले किससे प्राप्त की गई थी, इमली से प्राप्त की गई थी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कि अपने पास कुछ कंपाउंड्स और होते हैं, उन कंपाउंड की भी बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब अपने पास कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड है। अपने पास क्या होता है, सिट्रिक एसिड क्या होता है, सिट्रिक एसिड। अच्छा सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, नींबू में प्राप्त किया जाता है। नींबू में किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। इसके अलावा ऑरेंज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ऑरेंज के अंदर पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात आती है तो ये कार्बन होगा, इस कार्बन में हमने क्या लगाया, CH2 COOH समूह इधर लगाया, और ऐसे हमने यहाँ पे लगाया CH2
COOH समूह लगा देंगे। ठीक है, इस कार्बन से इधर क्या लगाया हमने CH2COH, ऐसे इधर भी क्या लगाया हमने CH2COH लगा दिया। ऊपर क्या लगा देंगे OH और यहाँ पे क्या लगा देंगे COOH। तो ये बन चुकी स्ट्रक्चर किसकी, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड को किससे प्राप्त किया गया था, नींबू से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, नींबू से। अगला कंपाउंड है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, अच्छा लैक्टिक एसिड है, इसे सबसे पहले दूध से प्राप्त किया गया था। दूध से, दूध मतलब है मिल्क, मिल्क से प्राप्त किया जाता है। अच्छा लैक्टिक एसिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कार्बन है, इस कार्बन से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे और दूसरा क्या लगाएंगे CH3 समूह लगाएंगे और इसमें क्या लगा देंगे OH समूह लगा देंगे तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे क्या लगा देंगे COH समूह लगा देंगे। तो इस वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, हाँ देखिए अब हम देखेंगे कि अपने पास गुणों के आधार पर कुछ अपने पास कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो के स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। तो जो स्वाद में मीठे होते हैं मतलब गुणों के आधार पर भी नामकरण दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपने पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। पानी में डाल करके अपन उसको पीते हैं तो डिहाइड्रेशन को क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में ग्लूकोज पीना चाहिए, जिनके डिहाइड्रेशन होता है उनको ग्लूकोज पीना चाहिए और ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है। ऐसे दूसरा आता है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल होता है CH2 और इसमें दोनों कार्बन पे क्या लगे रहते हैं, OH समूह रहते हैं। ग्लाइकोल, इसको 1,2-डाइओल भी बोलते हैं। 1,2-डाइओल क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, 1,2-डाइओल भी है। इसी प्रकार ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तो आप सभी को भली बात ही जानते हैं। ग्लिसरीन कैसा होता है, स्वाद में मीठा होता है। ठीक है, जो लड़कियां अधिकतर काम में लेती रहती है ग्लिसरीन। अगला है खोजकर्ता के आधार पर। खोजकर्ता के आधार पर के भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण दिया जाता है। जिस वैज्ञानिक ने खोजा तो उसके आधार पर उसका नाम दिया जाता रखा जाता है। जैसे अपने यहाँ पे जो संरचना होगी, इधर तो क्या है संरचना, यहाँ पे उसका सामान्य नाम और यहाँ पे लिखने वाले हैं उसका खोजकर्ता। अच्छा RMGX, R क्या होता है, कार्बन हो सकता है, मिनिमम एक कार्बन हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा CH3 और यहाँ पे लिख दिया Mg। और X क्या होता है, हेलोजन होता है। हेलोजन क्या क्या हो सकते हैं, हेलोजन हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे Cl लिख दिया, और क्या हो सकता है ये, और ऐसे भी तो हो सकता है जैसे मान लो कि CH3 और मैंने लिखा MgBr। तो ये क्या होते हैं, ग्रिग्नार अभिक्रमक होते हैं। क्या होते हैं, ग्रिग्नार। RMGX को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार अभिक्रमक, और इसकी खोज विक्टर ग्रिग्नार ने खोजी थी। दूसरा कंपाउंड अपने पास R2ZN, इसको सबसे पहले फ्रैंकलैंड ने खोजा था। इसके आधार पर उनका नाम के आधार पर फ्रैंकलैंड अभिक्रमक करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है R2CuLi, इसको सबसे पहले जिल्मानस ने खोजा था, इसलिए इसका नाम रखा गया जिल्मानस अभिक्रमक। ठीक है, तो जो सामान्य नामकरण होते हैं वो प्राप्ति स्रोत के आधार पर, गुणों के आधार पर, और नेक्स्ट अपने पास क्या है, खोजकर्ता के आधार पर रखे गए हैं। अच्छा, सामान्य नामकरण में कोई सिस्टमेटिक नाम नहीं है, उन्हें हमें याद रखना ही पड़ता है। ठीक है, IUPAC नामकरण के अंदर तो फिर भी नियम चलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नियम नहीं चलते हैं, तो अपने को कंपाउंड ध्यान में रखना पड़ता है और उनका याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई होगी। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इनको नोट कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे सामान्य नामकरण को और पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा है सामान्य नामकरण, दूसरा पढ़ा है गुणों के आधार पर, तीसरा पढ़ा है खोजकर्ता के आधार पर, और चौथा अपने पास रह चुका है यौगिकी संरचना के आधार पर। जो यौगिकी संरचना के आधार पर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सामान्य नामकरण के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसमें तो नियम चलते हैं, हम उसके अंदर हम सीख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में तो रटने वाला कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, लेकिन अगले वाली क्लासों के अंदर हम क्या करेंगे, नियम्स पढ़ेंगे और नियम्स के आधार पर नाम देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।